दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी तेरी चाहत में अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि अच और धारा दोनों आमने सामने होते हैं और अच की गाड़ी धारा की स्कूटी को टक्कर मार देती है। अब आगे धारा ये सोचकर कि अब उसकी जॉब लग गई है, धारा को मन ही मन शांति मिली। उसने तनु से कहा, अब हमें घर जाना चाहिए। आज का दिन वैसे भी उस मर्सिडीज वाले की वजह से खराब हो गया है, लेकिन उनको स्कूटी की हालत देखकर खुद पर तरस आ रहा था। उन दोनों ने जैसे तैसे स्कूटी को रिपेयर सेंटर पहुंचाया और अपने अपने घर को चले गए। वहीं जब धारा घर पहुंची तो उसने वहां राम को पाया। ये देखकर वो मायूस हो गई, लेकिन जैसे ही राम ने उसको देखा, उसकी आंखों में एकदम से चमक आ गई। वो सोफे से उठकर उसके पास गया और उसको ऊपर से नीचे तक बड़ी ही लास्ट नज़रों से धारा को देखा। राम एक किस्म का बेहद बेशर्म इंसान था। धरा ब्लू कलर की कुर्ती और वाइट कलर की जीन्स में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब नेहा ने देखा कि राम धरा को कैसे देख रहा है, तो अंदर ही अंदर बहुत जलस हो गई। धरा ने गुस्से से राम की आंखों में देखकर कहा, मैं तुमसे कोई शादी नहीं करूंगी। तुम मुझे यहाँ पर फोर्स करने आए हो, मुझे अच्छे से पता है। धरा की कही बातें सुनकर राम जोर जोर से हंसने लगता है और बोला, मैं तुमसे शादी की बात करने यहाँ नहीं आया। मैंने सुना है कि तुम्हारी जॉब रायजादा इंस्टीट्यूट में लग गई है। मैं उसी के लिए तुम्हें बधाई देने आया हूँ। धरा अभी भी उसको घूर कर देख रही थी, तभी रैना ने बीच में आकर कहा, इसको तमीज नहीं है बात करने की। आप आइए राम, कुछ खा लीजिए। राम भी मुड़कर सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें धारा को ही देख रही थी। से धारा फ्रस्ट्रेट होकर अपने पैर पटकती हुई कमरे में चली गई और मन ही मन कहा, आज मेरी किस्मत ही खराब थी। पहले वो बंदर, अब ये राम। हे भगवान, कभी तो मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा कर दिया करो। देखते ही देखते मंडे का दिन भी आ गया। धरा सुबह जल्दी से नहा धोकर अपनी माँ के पास गई और उन्हें गले से लगाकर कहा, माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसकी माँ प्यार से उसका गाल सहलाते हुए बोली, आपका काम ध्यान से करना, और धरा को दही और शक्कर का एक चम्मच खिलाया। रैना भी उसी वक्त वहां आ जाती हैं और ताना मारते हुए धरा से कहती हैं, अगले 1 महीने के बाद सैलरी मुझे मेरे हाथों में ही चाहिए, समझी। ये सुनकर धरा उनको जवाब देने ही वाली थी, पर नीता ने उनका हाथ पकड़ लिया और धरा कुछ जवाब देने से पहले ही चुप हो गई। धरा रैना को मन ही मन चुड़ैल कहती है और वहां से निकल जाती है। जब वह रायजादा इंस्टीट्यूट पहुंचती है तो गेट के आगे अच्छ से टकरा जाती है। अच्छ उसको वहां देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है और मन ही मन कहता है, ये नॉन स्टॉप यहाँ क्या कर रही है। इससे पहले कि अच्छ उसको कुछ बोल पाता, धारा जो अच्छ को वहां देखकर हैरान थी, बीच में बोल पड़ती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अच्छा अच्छा, तो तुम यहाँ चौकीदार की नौकरी करते हो। धारा अच को ताना मारते हुए कहती है। धारा की बात सुनकर पास में खड़ा गार्ड सदमे में आ जाता है और जैसे ही वह कुछ बोलना चाह रहा था, अच ने उसको आंख दिखाकर वहीं रोक दिया। उसने धारा को थोड़ा गुस्से में कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं यहाँ की एम्प्लॉय हूँ, तुम्हारी तरह कोई चौकीदार नहीं। अच अभी भी शांत खड़ा था। इस पागल लड़की को यहाँ नौकरी किसने दी। अच ने मन ही मन सोचा। वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देख ही रहे थे कि धारा को अचानक से किसी ने गलती से धक्का दे दिया और वह सीधा अच के ऊपर गिर गई। धारा ने खुद को बचाने के लिए अच को जोर से पकड़ लिया। उसने अपने दोनों हाथों से अच की दोनों बाजू पकड़ी हुई थी। अच ने धारा को एक अजीब लुक दिया और कहा, अगर तुम्हारी चिपका चिपकी हो गई हो तो दूर हटो मुझसे। धारा ने अच की बात सुनकर उससे एक
एकदम से छोड़ दिया। अच ने अपने कपड़े मैनेज किए जो धारा की वजह से थोड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं। उसने धारा की तरफ इशारा करते हुए गार्ड से कहा, इसको बाहर निकालो। यह सुनकर गार्ड तुरंत उसके पास आ जाता है। इससे पहले धारा कुछ बोल पाती, रीना वहां आ जाती है। सीओ, सर आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? रीना ने अच का फेस देखकर कहा। रीना की बात सुनकर धारा को महसूस हुआ कि शायद उसके पैरों के नीचे से जमीन जैसे कहीं खिसक रही है। वह अचानक से स्पीचलेस हो गई। सीईओ, क्या ये बंदा सच में कंपनी का सीईओ है? उसको अचानक से उसकी कही बात याद आती है जो उसने कुछ समय पहले अच से कही थी। उसने डरते हुए अच की तरफ देखा। वह कहीं जाकर छुप जाना चाहती थी। रीना ने धारा की तरफ देखकर कहा, सर ये नई एम्प्लॉय है, क्या आप इसको पहले से जानते हैं? ये सुनकर अच एक अजीब सी स्माइल करते हुए कहता है, क्या आप कंपनी हैंड एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना भूल गए हैं? जो आप लोग किसी को भी सड़क छाप को हायर कर लेते हैं। फिर तच बिना रीना की तरफ देखकर कहता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से बोलकर इसकी 3 महीने की सैलरी काट लो। ये सुनकर धारा और रीना दोनों दंग रह जाते हैं। आज इतना कहकर वहां से चला जाता है। रीना धारा से हैरान होकर कहती है, तुमने किस तरह से सर को नाराज कर दिया? धारा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहा था? जो भी वह सोचती थी उसका उल्टा ही होता था। वह वहां से भाग जाना चाहती थी। तभी रीना उससे कहती है, चलो अब, कि यहीं खड़ी रहने का इरादा है। ये सुनकर धारा को ना चाहते हुए भी रीना के पीछे पीछे चलना पड़ता है। अगर ये नौकरी उसकी ज़रूरत नहीं होती तो धारा कभी यहाँ काम नहीं करती। अब उसको खुद की किस्मत पर तरस आ रहा था। दूसरी तरफ 20वीं मंजिल में अच धारा को लगातार घूरे जा रहा था। उसी वक्त अभिनव झल्लाते हुए अच के कमरे में आता है और देखता है कि अच शीशे से किसी लड़की को बड़े ध्यान से देख रहा था। अभी अच के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, भाई कौन है वो खूबसूरत लड़की जिसको आपकी अटेंशन मिल रही है? अभी की बात सुनकर अच अपने ख्वाबों से बाहर आता है और अभी को घूरते हुए कहता है कि तुम मेरी इजाज़त के बिना मेरे केबिन में कैसे आए? अभी नकली गुस्सा करते हुए कहता है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं आपका असली भाई भी हूँ या नहीं। इस बात पर अच कहता है, तुम यहाँ पर आए क्यों हो? अभी उदास होते हुए कहता है, भाई मैं वो प्रोजेक्ट 1 महीने में कैसा पूरा करूँगा? इस पर अच कहता है, 15 दिन कैसे रहेंगे? इस बात पर अभी डरते हुए कहता है कि भाई आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अच डॉक्यूमेंट्स पकड़ते हुए कहता है, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। ये सुनकर अभी जल्दी से उठकर वहाँ से भाग जाता है। अभी जब बाहर आता है तो वहाँ धारा से टकरा जाता है। वह जल्दी से जल्द उसको सॉरी बोलता और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। धारा उसको कोई बात नहीं ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी एकदम से अभी को याद आता है और वह मन ही मन सोचता है, अरे ये तो वही लड़की है जिसको भाई देख रहा था। वह धारा को आवाज़ लगाते हुए कहता है, मिस, क्या आप यहाँ नए हो? धारा उसको मुस्कुराते हुए जवाब देती है, जी हाँ। अभी नोटिस करता है कि वो कुछ उदास दिख रही है। क्या हुआ? इस खूबसूरत चेहरे पर मायूसी कैसी? धारा थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, कुछ नहीं, बस एक चमगादड़ से सुबह मुलाकात हो गई थी। बोलने को तो वो इस कंपनी का सीईओ है पर किसी मगरमच्छ से कम नहीं है। पता नहीं किसने उसको सीईओ बना दिया है। ये बातें सुनकर अभी मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, अगर भाई को पता चल गया कि कोई उसको मगरमच्छ बोल रहा है तो भाई तो उसको दुनिया से गायब करवा देंगे।
धरा के मन में जो भी आ रहा था वो अच के बारे में कहे जा रही थी। तभी उसको ध्यान आता है कि उसने उस लड़के के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। धरा कुछ सोचते हुए अभी से कहती है, ओ सॉरी, मैं आपके बारे में तो पूछना ही भूल गई। अभी उसकी इस बात पर मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मैं उसी मगरमच्छ, और क्या बोला था आपने, चमगादड़, उसी का भाई हूँ। ये सुनकर धरा शॉक्ड हो जाती है और हकलाते हुए कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। इस पर अभी हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं भाई को कुछ नहीं बताऊंगा। ये कहकर अभी जो से हंसने लगता है। धरा भी गिल्टी महसूस करती हुए थोड़ा मुस्कुरा देती है। वो दोनों इस बात से अनजान कि उन्हें कोई देख रहा है, अपनी ही धुन में बातें किए जा रहे थे। आज उन्हें दूर से घूरते हुए थोड़ी कम आवाज में कहता है, यह भी इस नॉन स्टॉप से क्या बातें कर रहा है। इस लड़की को यहाँ आए हुए एक दिन हुआ नहीं कि लग गई है किसी से दोस्ती बढ़ाने। उसी वक्त अच के पास उसका असिस्टेंट नीरज आता है और अच से कहता है, सर मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। अच उसकी बात सुनकर वहाँ से जाने से पहले नीरज से कहता है, पूरे ऑफिस में ये बात सबको बता दो कि कोई भी अगर फालतू किसी से बात करते हुए दिखा तो उसको उसी वक्त कंपनी से निकाल दिया जाएगा। यह कहकर अच धरा को घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। उसको पता नहीं पर अभी और धरा को एक साथ देखकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं जब शाम को धरा ऑफिस से बाहर आती है तो देखती है कि गेट पर अभी रेड कलर की लॉम्बनी पे बैठा था। वह धरा की तरफ देखते हुए कहता है, हाय ब्यूटीफुल, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। तभी उसकी नज़र अच पर पड़ती है जो नीरज के साथ बातें करते हुए आ रहा था। वह मन ही मन सोचता है, जरूर इस लड़की में कुछ बात तो है। जिस तरह भाई इसको देख रहे थे वो कुछ अलग ही था। अभी को तो तभी मन ही मन एक आइडिया आता है। वह कुछ सोचते हुए धरा से कहता है, आप रहती कहाँ हैं? अगर आपका घर मेरे रास्ते में है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसकी बात सुनकर अच, जो कि नीरज से कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहा था, अभी को घूरने लगता है। वह जल्दी से हरकत करता है और अभी की कार में जाकर बैठ जाता है और उसको घूर कर देखकर कहता है, होटल आयात चलो, मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है। उसकी इस हरकत से धरा, अभी और नीरज तीनों दंग रह जाते हैं। अच तभी नीरज से कहता है, कपिल को बोलना कि कार ठीक करवा के सीधा होटल आयात पर आए। नीरज अपना सर खुजलाते हुए जी सर कहते हुए वहां से चला जाता है। धरा अच से बात करना चाहती थी। वह उससे पूछना चाहती थी कि आखिर क्यों उसने उसकी 3 महीने की सैलरी काट दी, पर अच उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। इस चुप्पी को तोड़ते हुए अभिनव कहता है, भाई क्या आप सच में मेरी कार में, वो भी मेरी कार में जाना चाहते हैं? उसकी इस बात पर अच उसको ताना मारते हुए कहता है, लगता है तुम्हारे दिमाग के साथ तुम्हारे कान भी खराब हो गए हैं। इस पर अभी चिढ़ते हुए कहता है, जिस तरह आपने मुझे कल अपनी कार से उतारा था, मैं भी आपको आधे रास्ते से उतार सकता हूँ। यह कहकर अभिनव डेविल स्माइल करने लगता है। अच उसकी बात सुनकर उसको घूर कर देखता है। उसके घूरने की वजह से अभी जल्दी से कार स्टार्ट करते हुए धरा से कहता है, आपको मैं कभी और दिन घर छोड़ दूंगा। धरा मुस्कुरा कर जवाब देती है, कोई बात नहीं, मैं टैक्सी से घर चली जाऊंगी। अभी उससे पूछता है, मैं आपका नाम पूछना तो भूल ही गया। धरा सूर्यवंशी, धरा ने जवाब दिया। धरा ने जैसे ही कहा, अच धरा को एक वियर्ड सा लुक देता है और अभी को ताना मारते हुए कहता है, तुम जिस भी लड़की को देखते हो उसके पीछे ही पड़ जाते हो, चाहे वो लड़की कैसी ही क्यों ना हो। उसकी यह बात सुनकर अभी ऑलमोस्ट उल्टी ही करने वाला था।
वह जल्दी से कार स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। धरा, जो वहाँ खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, गुस्से से लाल हो जाती है और झल्लाते हुए कहती है, ऐसी लड़की, उसका मतलब क्या था? उस बंदर को तो मैंने बिना भूने ही खा जाऊंगी। धरा ने गुस्से से अपने हाथ मोड़ लिए। धरा अपना फोन निकालती है और तनु से कहती है, यार तू कहाँ है? धरा की आवाज़ में परेशानी को सुनकर तनु जल्दी से कहती है, क्या हुआ तुझे? सब ठीक तो है ना? धरा जवाब देते हुए कहती है, कुछ भी ठीक नहीं है। मिलकर बताती हूँ। अगर तू फ्री हो तो अपने पुरानी वाली जगह पर ही मिलते हैं। ओके मेरी जान, तनु जवाब देती है। वहीं दूसरी तरफ अभी कार में अच को बुरी तरह घूर रहा था। अच उसकी तरफ बिना देखे कहता है, क्या हुआ? ऐसे घूर क्यों रहा है? अभी चिढ़ते हुए जवाब देता है, भाई ये आप पूछ रहे हैं? आपने अभी अभी मेरी इंसल्ट की है। आपने मुझे कब देखा किसी लड़की के पीछे जाते हुए? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि सारी लड़कियाँ मेरे पीछे जरूर पागलों के जैसी घूमती हैं, क्योंकि मैं हूँ ही इतना गुड लुकिंग। अब इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। यह कहकर अभी मुस्कुराने लगता है और अपने लुक की मन ही मन तारीफ करता है। आज उसको अजीब सा लुक देते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? वो नॉन स्टॉप तुम्हारे पीछे आई है? अभी ने हैरानी से अच को देखते हुए कहा, नॉन स्टॉप? क्या आप धरा की बातें कर रहे हो? अच एक मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहता है, वो धरा नहीं, बेकार बातों का विशाल भंडार है। उसके मुंह से सिर्फ बेकार बातें ही निकलती हैं। क्या हुआ है भाई जो आप इतने गुस्से में हैं? अभी भी पूरी बात जानना चाहता था कि आखिर उसके भाई और धरा के बीच ऐसा क्या हुआ है। अभी ये बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद अच उसको सारी बात बता देता है। अच की बात सुनने के बाद अभी जोर से हंसते हुए कहता है, भाई आप किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी इतनी खूबसूरत और प्यारी लड़की के साथ? आपने उसकी सैलरी काट कर ठीक नहीं किया। उसके बाद अभी अच को एक के बाद एक दुनिया की सारी बकवास सुनाने लगता है। अच उसकी बातों का कोई जवाब ही नहीं देता है। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ नीरज जल्दी से कपिल के पास आ जाता है और उससे कहता है, कार जल्द से ठीक करवा के होटल आयात चले जाओ, बॉस वहीं तुम्हें मिलेंगे। नीरज की बात सुन कपिल उसको कहता है, कार खराब है, ये कब हुआ? हाँ, बॉस ने तो कहा है कि वो अभी सर के साथ जा रहे हैं। तुम कार ठीक करवा के सीधा होटल आयात में ही चले आओ। कपिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह झल्लाते हुए कहता है, बॉस ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनको अच्छे से पता है उनकी जान को खतरा है, तभी वो अकेले ही चले गए। उनके दादाजी ने मुझे उनका ड्राइवर इसलिए रखा है ताकि वो जहाँ भी जाएं मैं उनके साथ जाऊं। वो अपने साथ बॉडीगार्ड रखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने दादाजी से वादा किया था कि वह मुझे अपने साथ हमेशा रखेंगी। ये कहकर वह जल्दी से कार में बैठ गया और वहाँ से तेज स्पीड से निकल गया। नीरज वहाँ खड़ा बस अपना सर खुजलाता रह गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। कॉफी कैफे में तनु के सामने धरा बैठी हुई थी और लगातार तनु को घूरे ही जा रही थी। तभी तनु चिढ़ते हुए कहती है, आखिर तुझे हुआ क्या है? कुछ बोलेगी भी या फिर मुझे घूरती ही रहेगी? तनु ने अब थोड़ा डरते हुए कहा, धरा अब ये मत कहना कि तुझे मुझे ऐसा इसलिए घूर रही है कि तुझे लड़कियों में दिलचस्पी आने लगी है। उसकी ये बात सुनकर धरा झल्लाते हुए कहती है, अपना मुंह बंद कर वरना तेरी लाश भी तेरे घर वालों को नसीब नहीं होगी। तनु हंसते हुए कहती है, तो बताना क्या हुआ? अब तू कुछ बोलेगी ही नहीं तो मैं मजाक ही करूँगी ना। धरा ने एक गहरी सांस ली और उसकी सारी बात डिटेल में बता दी।
उसकी बात सुनकर तनु थोड़ी देर तक फ्रीज हो गई। थोड़ी देर बाद तनु होश संभालते हुए कहती है, यार धरा, क्या वो सच में अचरजदा था? यार मुझे तो उसको देखकर ही लग रहा था कि ये कोई अमीर इंसान नहीं है। तनु ने थोड़ा परेशान होकर कहा, अब तू क्या करेगी? धरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर उस बंदर ने मेरी सैलरी मुझे नहीं दी तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। यार रायजादा कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वह देश की नामी कंपनी है। अगर तूने ऐसी ही कंपनी छोड़ दी तो तेरे घर वाले तेरे से सवाल करेंगे। और तो और, अगर अच ने चाहा तो तुझे कहीं और जॉब नहीं मिलेगी और फिर तुझे उस राम से शादी करनी पड़ेगी। धारा अब फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। उसके एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। कुछ देर और बातें करने के बाद वो दोनों अपने अपने घर को चली गईं। धारा थक हार कर परेशान सी घर आती है। उसके जाती ही उसकी चाची नैना उसको ताना कसते हुए कहती है, आ गई रानी, इतनी देर कहाँ लग गई? तुम्हारी छुट्टी तो 5 बजे हो जाती है। कहीं कंपनी में किसी अमीर जादे को तो फंसा तो नहीं लिया है? रैना की बात सुनने के बाद धारा को बहुत बुरा लगा। वह कुछ कहने ही वाली होती है लेकिन उसकी माँ उसको रोक लेती है। वह बेबस सी होकर अपने कमरे में आ जाती है। उसके पीछे उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर कमरे में आती है। धारा अपनी माँ को पकड़कर अपने बिस्तर पर बैठाते हुए कहती है, माँ हम कब तक ये सब सहेंगे? उन्होंने मेरे पापा की सारी जायदाद अपने नाम कर ली, उनका बिजनेस, उनका पैसा, सब कुछ, फिर भी वो हम लोगों को इतना परेशान क्यों करते हैं? धारा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, पर माँ अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी जॉब अब अच्छी कंपनी में लग चुकी है। मैं आपको यहाँ से बहुत जल्दी निकाल लूँगी। उसी वक्त दरवाजे पर एक दस्तक होती है और वो देखते हैं कि एक 16 साल का लड़का उनके पास आ जाता है। वह धारा और नीता की तरफ देखते हुए कहता है, माँ क्या आप दोनों मुझे इन दुष्टों के पास छोड़कर चले जाओगे? उसकी इस बात से धारा और नीता दोनों हंसने लगते हैं और एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। तभी धारा कहती है, कभी तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? कभी कहता है ठीक चल रही है, बस मैं जल्दी से बहुत पैसे कमाकर आपको और माँ को घूमने लेकर जाऊंगा। उसकी यह बात सुनकर धारा उसके सर पर थोड़ा सा मारते हुए कहती है, पहले अपने एग्जाम की तरफ ध्यान दो, घूमने बाद में लेकर जाना हमें। कवि को जैसे ही कुछ याद आता है वह धारा से कहता है, दीदी अब तो आपकी जॉब लग गई है, क्या आप स्टेट लेवल चैंपियनशिप के लिए मुझे पैसे दे सकते हो? कवि बड़ी ही आस से लगातार धारा की तरफ देखता है, पर धारा को ये सुनकर आज की सैलरी कटने वाली बात याद आ जाती है। धारा अपने इकलौते भाई से बहुत प्यार करती थी। वह उसको मना नहीं कर पाई और मन ही मन सोचा, कल तो मुझे उस खड़ूस से बात करनी ही पड़ेगी कि आखिर उसको प्रॉब्लम क्या है। फिर वो कवि की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहती है, मुझे पैसे मिल जाएंगे। ये सुनकर कवि खुश हो जाता है और धरा को गले लगा लेता है। धरा सुबह उठकर तैयार होती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। वह जल्दी जाकर अच से बात करना चाहती थी। जैसे ही वो वापस पहुंची तो अभी से टकरा जाती है। अभी उसको देखते हुए कहता है, कैसी हो ब्यूटीफुल लेडी? धारा उसको मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं ठीक हूँ और आप? यह कहकर वह रुक जाती है और फिर कुछ याद करते हुए कहती है, मैं आपका नाम पूछना तो भूल ही गई। अभी उसको बड़े प्राउड से कहता है, मेरा नाम अभिनव रायजादा है, लेकिन आप प्यार से अभी बुला सकती हो। उसी वक्त वहाँ पर रीना आ जाती है। उसकी नज़र धरा पर पड़ती है जो अभी से बात कर रही थी। वह मुस्कुराते हुए अभी से कहती हैं, सर आप मिस्टर मेहरा वाले प्रोजेक्ट के लिए एक असिस्टेंट चाहते थे, उसके लिए धरा सही रहेगी।
धरा से कहती है, तुम अभिसार के साथ आज से काम करोगी, जिससे तुम्हें सीखने को भी मदद मिलेगी। उसकी ये बात सुनकर धरा हामी में अपना सिर हिला देती है। ये कहकर रीना वहाँ से चली जाती हैं। धरा अभिनव की तरफ देखते हुए कहती है, अभी सर हमें किस प्रोजेक्ट पर काम करना है? अभी उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, हमें जिस प्रोजेक्ट पर काम करना है उसकी डिटेल मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है, मैं वो करके आता हूँ। धरा को फिर याद आता है कि वो भी अच से मिलने जाने वाली थी। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जब वह अच के केबिन में पहुँचती है तो अच की सेक्रेटरी रूपा उसको रोकते हुए कहती है, आप कौन? धरा रूपा की बात का जवाब मुस्कुरा कर देते हुए कहती है, मैं इस कंपनी में नई हूँ। रूपा उससे चिढ़ते हुए कहती है, अभी 4 दिन तुमको आए नहीं हुए और आज सर के केबिन तक पहुँच गई। धारा को रूपा की बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे आज सर से जरूरी काम से मिलना है। रूपा उसको ऊपर से नीचे घूर कर देखते हुए कहती है, तुम सर से क्यों मिलना चाहती हो? ऐसा भी क्या जरूरी काम है? रूपा उसकी ब्यूटी देखकर उससे ज्यादा चिढ़ी हुई थी और ऊपर से वह जिस तरह से अच से मिलने को बोल रही थी, उसको इस बात से और भी गुस्सा आ रहा था। रूपा मन ही मन अच को बहुत पसंद करती थी, पर वो उसके गुस्से को भी अच्छी तरह से जानती थी। वो अच्छे से जानती थी कि अच को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई लड़की गलत इरादों से उसके आसपास भी आए। इसलिए उसको इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि धरा अच को किसी तरह से फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके मन में ये भी डर था कि कहीं अच धरा की ब्यूटी देखकर उसमें इंटरेस्ट न लेने लगे। अच सर यहाँ नहीं है, उसके और भी बिजनेस है। वो तुम्हारी जैसी लड़कियों से मिलने में थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं है, रूपा ने थोड़ा गुस्से के साथ कहा। धरा उससे कोई बहस नहीं करना चाहती थी, उसको तो बस अपनी सैलरी की चिंता थी। धरा रूपा को जवाब दिए बिना वहाँ से जाने लगी। उसी वक्त उसकी नज़र अच के असिस्टेंट नीरज पर पड़ी। वह नीरज से जाकर अच के बारे में पूछने लगी। नीरज उसको बड़े ही प्यार से जवाब देता है, अभी सर यहाँ नहीं है, वो दोपहर तक आएंगे। धरा भी ओके कहकर वहाँ से चली गई और अभी के पास प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अभी के केबिन में चली गई। अभी ने धरा को प्रोजेक्ट की सारी डिटेल समझा दी थी। उसके बाद वो दोनों काम में इतना खो गए कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि कब लंच टाइम हो गया। धरा अभी और उसके लिए लंच लेने के लिए ऑफिस कैंटीन जाती है। अच जो कि दूसरी कंपनी से वापस आ चुका था, अभी से कुछ बात करने के लिए उसके केबिन में आता है। वो दोनों कुछ बात कर ही रहे थे, तभी केबिन की दरवाज़ा खुलता है। धरा अपने दोनों हाथों में लंच पकड़ी आ रही थी। अच की आंखें ये देखकर सिकुड़ जाती हैं। धरा का अच से बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। वह अभी को देखकर कहती है, अभी सर लंच कर लें आप। अच उसकी बात सुनकर मन ही मन कहता है, अभी सर। धरा को अपने ऊपर एक दबाव सा महसूस होता है कि जैसे कोई उसको घूर रहा है। तभी उसकी नज़र अच के ऊपर जाती है। थोड़ी देर के लिए वो अच को देखकर फ्रीज हो जाती है। उसको याद आता है कि उसको अच से बात करनी है। इससे पहले वह एक भी शब्द कह पाती, अच पहले उसको घूरता है, फिर अभी को और कुछ बिना बोले वहाँ से चला जाता है। धरा मन ही मन कहती है, ये इंसान है कि तूफान थोड़ी देर के लिए आता है और फिर सब कुछ तहस नहस करके गायब हो जाता है। अभी जो कि साइड में खड़ा होकर सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, उसको सब कुछ समझ आ रहा था। वह मन ही मन कहता है, भाई आप कितना भी छुपा लें पर मेरे से कुछ छुप नहीं सकता। अभी फिर मन ही मन मुस्कुराने लगता है। धरा अभी से कहती है, लंच कर लेते हैं।
अभी उसके जवाब में कहता है, जी भाभी। तभी उसको अपनी गलती का एहसास होता है। वह जल्दी से बात बदल कर कहता है, मेरा मतलब धरा। धरा ने उसकी बात का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वह तो अपनी ही सोच में डूबी हुई थी कि वह कैसे अच से बात की जाए। वहीं दूसरी तरफ अच अपने केबिन में गुस्से में आता है। उसी वक्त उसके डोर पर आवाज़ आती है। अच गुस्से से कम इन कहता है। नीरज के अंदर पैर रखते ही उसको एहसास हो जाता है कि जरूर उसके बॉस का मूड कुछ ठीक नहीं है। वह जरा भी देर किए बिना कहता है, बॉस वो नई लड़की, क्या नाम है उसका? फिर नीरज कुछ याद करता है और कहता है, हाँ धरा, वो आपसे मिलने आई थी। आज जब ये सुनता है उसको थोड़ी देर पहले हुई बात याद आ जाती है। वह को सोचते हुए कहता है, उसके पास जाओ और उसको बोलना कि मेरे पास बस 10 मिनट है। अगर उसको कुछ बात करनी है तो अभी मेरे कैबिन में आए। नीरज कुछ भी बोले बिना फटाक से धरा को ढूंढने निकल जाता है और उसको आखिरकार धरा का पता लगता है तो वह अभी के केबिन में जाता है और जो भी अच ने कहा था वो सब धरा को बता देता है। धरा और भाभी तब भी लंच करने वाले थे तो वो दोनों नीरज की बात सुनकर दंग रह जाते हैं। अभी नीरज से कहता है, भाई को बोलो कि अभी वो लंच कर रही है, वो बाद में आ जाएगी। धरा खड़ी हुई होती हुई कहती है, कोई बात नहीं अभी सर, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम भी है और उनके पास अभी टाइम है तो मैं जल्दी से जाकर उनसे मिल लेती हूँ। लंच तो मैं बाद में भी कर लूँगी। अभी बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहता है, ओके, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अभी मन ही मन कहता है, भाई ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अच अपने केबिन से लगातार कुर्सी पर बैठा दरवाजे की तरफ एकटकी लगाए देख रहा था। तभी दरवाजे से एक प्यारी आवाज़ आती है, मैं आई कम इन। अच फाइल उठाकर बिजी होने का नाटक करते हुए कहता है, अंदर आओ। धरा थोड़ा डरते हुए अंदर आती है और अंदर जाकर अच के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। अच फाइल से अपनी नजरें उठाकर धरा को देखते हुए कहता है, तुम्हें बैठने को किसने कहा? उसकी बात सुनकर धरा डर के कारण जल्दी से चेयर से उठ जाती है। अच अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, ये अभी का केबिन नहीं है जो तुम कभी भी मुंह उठाकर चली आओ। उसकी इस बात से धरा के सबर का बांध टूट जाता है और वह लगभग चिल्लाते हुए कहती है, आपको आखिर प्रॉब्लम क्या है मुझ में? बस अभी सर के साथ मैं प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। ऐसे मुझे भी कोई शौक नहीं है उनके केबिन में जाने का। आज उसके गुस्से से लाल हुए चेहरे को लगातार देख रहा था। वही अंदर ही अंदर धरा में खोता जा रहा था। उसकी नज़र उसके गुलाबी ओंठों पर जाती है जो धरा के गुलाबी ओंठ देखकर उसको कुछ फील होने लगता है। उसको आज तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ था। वह अपने ख्वाबों से तब बाहर आता है जब धरा जोर से मेज पर अपना हाथ पटकते हुए कहती है, आपने मेरी 3 महीने की सैलरी क्यों कट कर दी? उसकी सारी बातों को इग्नोर करके अच उससे पूछना चाहता था, तुमने क्या कहा? तुम अभी के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो? अच उसकी बात सुनकर धरा हाँ में अपना सर हिलाती है। धरा की बात सुनकर अच की मुठ्ठियां कस जाती हैं। वह गुस्से से धरा को कहता है, तुम्हें किसने कहा कि तुम अभी की काम में मदद करोगी? धरा को उसका व्यवहार समझ में ही नहीं आ रहा था। धरा ने मन ही मन सोचती है, आखिर ये राक्षस चाहता क्या है? अच उसको दोबारा से डांटते हुए कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या जो मैंने पूछा? धरा अच को गालियां देने वाले ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, वो रीना जी ने मुझे अभी सर के साथ काम करने के लिए कहा था। धरा मन ही मन सोचती है, आखिर इसको दिक्कत क्या है?
इसको बस काम से मतलब है, मैं चाहे जिसके साथ काम करूं। अच उसको घूरते हुए कहता है, पहले तो तुम अभिनव को अभी बोलना बंद करो। और रीना शाह इस कंपनी की सीईओ नहीं है, सीईओ मैं हूँ, इसलिए मैं जहाँ चाहूँ वहाँ तुम काम करोगी। धारा को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि धारा अच से चिढ़ते हुए कहती है, आपको दिक्कत क्या है? मैं अभिनव सर के साथ काम क्यों नहीं कर सकती? अच कहता है, क्योंकि मैंने उसको ये काम अकेले करने को कहा था, किसी की मदद से नहीं। धारा अब अच के साथ और बहस नहीं करना चाहती थी। वह उससे कहती है, और सैलरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच का गुस्सा अब काफी हद तक शांत हो गया था। वो धारा की आंखों को देखते हुए कहता है, ये उस दिन का अंजाम है जिस दिन तुमने मेरी कार को नुकसान पहुंचाया था। ये बात सुनकर धरा हैरान हो जाती है। क्या ये आदमी अब उससे बदला ले रहा है? वह मन ही मन उसको बहुत कोसती है। आज कुछ सोचते हुए उससे कहता है, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। धरा अच से कहती है, शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें मेरे लिए रोज सुबह कॉफी बनानी होगी। ये बात सुनकर धरा हैरान हो जाती है और कहती है, कॉफी बनानी होगी? अच कहता है, देख लो, अगर तुम नहीं करना चाहती हो तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे या फिर तुम्हारी सैलरी में से वो पैसे ले लूँगा, मर्जी तुम्हारी है। सारा को उसकी बातों से तो जैसे शौक ही लग चुका था। वह गुस्से भरे लहजे से कहती है, आपकी कार ने तो भी हमारी स्कूटी को टक्कर मारी थी। हमने तो आपसे कोई पैसे नहीं लिए। आज अपने फोन में समय देखते हुए कहता है, मैंने बोला था लेकिन तुमने ही मना कर दिया था। लेकिन मैं पैसे बहुत मेहनत से कमाता हूँ, इसलिए मुझे उनकी कदर है। धरा को लग रहा था कि जैसे वो उसकी बातों से जैसे पागल हुई हो जाएगी। वह इस बारे में और बहस करने के मूड में नहीं थी। धरा सोचती है कि काफी ही तो बनानी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। धरा अच को कहती है, ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगी। अच के चेहरे पर तुरंत एक कुटिल मुस्कान आ जाती है, पर वो जल्दी ही नॉर्मल हो जाता है। वही एरोगेट सा फेस बनाकर धरा वहां से जा ही रही थी, तभी अच उससे कहता है, तुम्हें जाने को किसने कहा? अच की बात सुनकर धारा के कदम रुक जाते हैं और वो अच को सवाली नजरों से देखने लगती है। अच कहता है, तुमने अभी तक आज की कॉफी नहीं बनाई। धारा हैरान होकर उस आदमी की तरफ देखती है और मन ही मन उसको एक बार राक्षस कहकर पुकारती है। अच एक बार फिर बोलता है, और तुम अब अभी के पास नहीं जाओगी। धरा उससे कहती है, सर आप प्लीज मुझे एक पेपर पर लिख कर देंगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अच उसको कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कहता है, पहले कॉफी, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। धरा वहां से पैर पटकते हुए चली जाती है। अच अभिनव को फोन करके अपने केबिन में बुलाता है। थोड़ी देर बाद अच अभिनव से कहता है, मैंने तुम्हें सजा के तौर पर वो प्रोजेक्ट दिया था ताकि तुम्हें आगे से अपनी जिम्मेदारियों को एहसास हो। तुम इसमें किसी की मदद नहीं ले सकते, समझे अभिनव? अभिनव बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहता है, भाई आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आप मेरे भाई नहीं हो सकते। वह लगातार अच से उसकी शिकायत कर रहा था कि वह कितना निर्दयी है। अच परेशान होकर अपना सिर हिलाता है और कहता है, ठीक है, तुम मदद ले सकते हो, लेकिन उसकी नहीं। अभिनव अच को छेड़ते हुए कहता है, उसकी किसकी भाई? अच थोड़ा खींचते हुए कहता है, वो ही लड़की। अभी थोड़ा हंसते हुए कहता है, भाई भाई मेरे प्यारे भाई, सीधा सीधा बोलिए ना कि आप धरा भाभी की बात कर रहे हो। अच उसको घूरते हुए कहता है, वो लड़की मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है,
इसलिए वो तुम्हारी भाभी नहीं है। अभिनव हर्ष की बात पर जोर से हंस देता है। उसको थोड़ा चिढ़ाते हुए लो वॉइस में कहता है, भाई आप उसको पसंद करते हो, लेकिन आपका ये घमंड आपको यह मानने ही नहीं देता। अभिनव अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, आपके फेस पर ये साफ दिखता है कि आप उसको पसंद करते हो। उसकी बातें सुनकर अच का चेहरा काला पड़ जाता है और तभी दरवाजे से किसी की नॉक करने की आवाज आती है। वह कोई और नहीं धारा थी, जो अच के लिए कॉफी लेकर आई थी। अच अभिनव को वहां से जाने को बोलता है। अभिनव अच के पास जाकर उसके कान में कहता है, भाई देखो, धारा ही मुझे इस प्रोजेक्ट में मदद करेगी क्योंकि उसके आइडिया ग्रेट हैं। वो हमें ये प्रोजेक्ट पाने में काफ़ी हेल्प कर सकती है। अच उसको कोल्ड लुक के साथ जवाब देता है, अगर मैंने मना कर दूं तो। अभिनव तपाक से कहता है, फिर मैं धारा को बता दूंगा कि आप उस पर लट्टू हैं। उसकी बात सुनकर अच ब्लैंक हो जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। अभिनव उसको दोबारा से कहता है, भाई आप चिंता मत करिए, मैं आपकी बंदी को लाइन नहीं मारूंगा। आखिरकार वो मेरी भाभी है। अच उसको मारने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर फिर से एक बार नॉक की आवाज आती है। अभिनव अच को एक बच्चों जैसा लुक देकर दरवाजा खोलता है। धरा, जो कि कॉफी का कप लेकर खड़ी थी, उसको देखकर अभिनव को कोई हैरानी नहीं हुई। वह अच्छे से जानता था कि अगर उसके भाई को कुछ पसंद आ जाए तो वह उसको अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभिनव धरा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, धरा भाई को कॉफी देकर प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आ जाओ। यह कहकर वह अच की तरफ देखकर उसको एक शरारती रुख देकर वहां से चला जाता है। वह अच्छे से जानता था कि उसका भाई कभी ये नहीं चाहता कि धरा को कुछ भी पता चले। धरा कॉफी को अच के टेबल पर रख देती है। वह जैसे ही कुछ बोलना चाह रही थी, अच उससे कहता है, जाओ और जाकर अभी की हेल्प करो। धरा को जैसे पागल ही होने वाली थी। वह उसका गला दबाना चाहती थी। आखिर ये इंसान चाहता क्या है, लेकिन चाहकर भी वो उससे कुछ नहीं कह सकती थी। उसके आर्डर मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन धरा इस बात से ज्यादा खुश थी कि उसको कम से कम अच के साथ काम करने को तो नहीं मिला, वरना तो वह तो पागल हो जाती। जब धरा अच के केबिन से बाहर आती है, अच तुरंत अपनी चेयर पर उठकर उसके ऑफिस के साथ बने एक प्राइवेट कमरे में चला जाता है, जो वहां पर उसके थक जाने पर आराम के लिए बनाया गया था। वहां जाकर शीशे के आगे खड़े होकर अपने चेहरे को गौर से देखता है और अभिनव की कही बात याद करता है कि कैसे उसने कहा था कि उसके फेस पर यह साफ दिखता है कि वो धरा को पसंद करता है। आज काफी देर तक अपने चेहरे को देखता है, पर जब उसको यकीन हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर वह जाकर चैन की सांस लेता है। अभिनव धरा से काम से काफी व्यस्त था। धरा जो भी कह रही थी उसको बड़े ध्यान से सुनता था। शाम के लगभग 5 बज चुके थे। धरा और अभिनव को पता ही नहीं चला कि इतना टाइम बीत गया। वो दोनों साथ में ही ऑफिस बिल्डिंग से हंसी मजाक करते हुए बाहर आते हैं। अभी धरा को घर छोड़ने को पूछता है, पर धरा उसको मना कर देती है। अभिनव फिर धरा को बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। आज पहले ही जा चुका था। आज उसको एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी थी। धरा ऑफिस बिल्डिंग से थोड़ा दूर जाती है, जहां पर उसको घर जाने के लिए टैक्सी मिल सके। धरा टैक्सी का इंतजार कर रही थी कि वहां पर एक काले रंग की जीप आकर रुकती है। जीप में से एक लंबा इंसान बाहर निकलता है। उसको देखकर धरा के चेहरे पर नफरत भरे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि राम था।
वह धरा की तरफ बढ़ते हुए अपना चश्मा उतारता है और कहता है, कैसी हो जान? धरा उसको बस घूरे जा रही थी। राम उसके और पास आते हुए कहता है, जिस लड़के से तुम थोड़ी देर पहले बात कर रही हो, वो रायजादा परिवार का छोटा बेटा था क्या? तुम भी ना बड़ी मेहरबान हो, इसलिए तुमने मुझे रिजेक्ट किया ताकि तुम बड़ा हाथ मार सको। ये कहकर राम राक्षसी हंसी हंसता है। तारा उसको दूर ढकेलते हुए कहती है, राम रॉय, पहली बात मुझसे दूर रहो और दूसरी बात मैं किसी से भी बात करूं या फिर कुछ भी करूं, तुम्हें इससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। इतना कहकर धरा टैक्सी रोककर उसमें बैठ जाती है। राम उस टैक्सी को तब तक देखता है जब तक कि वो टैक्सी उसकी आंखों से गायब नहीं हो जाती। फिर वह धीरे से हंसते हुए कहता है, मुझे मतलब नहीं होगा तो किसे होगा? तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। फिर वह अपनी जीप में जाकर बैठ जाता है और उसको स्टार्ट करके धरा के घर की तरफ मोड़ लेता है। धरा करीब 1 घंटे बाद मार्केट से कुछ सामान लेकर घर पहुंचती है तो धरा देखती है कि घर का माहौल कुछ गर्म है। उसको यह देखकर हैरानी होती है कि राम वहाँ सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। धरा को देखकर वहाँ के सब लोग उसको घूरने लगते हैं। धरा की चाची रैना उस पर चिल्लाते हुए कहती है, आ गई मुंह काला करवा के। उसकी बात सुनकर धरा राम को घूरने लगती है। उसको पूरा विश्वास था कि जरूर इसने ही कुछ यहाँ आकर बोला होगा। धरा अपना लाया हुआ सामान धीरे से टेबल पर रखती है और सीधे अपनी माँ की तरफ जाती है और कहती है, माँ, क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास है? उसकी माँ को उस पर पूरा विश्वास था कि उसकी बेटी कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती जिससे उसकी इज्जत पर कोई भी आ जाए। नीता अपनी बेटी के सुंदर चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ, मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। तभी राम जल्दी से अपनी जगह से उठकर उसके पास आकर खड़ा होता है और कहता है, आंटी, हम इसको धरा का पूरा विश्वास है, पर आज मैंने उसको जिस इंसान के साथ देखा है वो इंसान ठीक नहीं है। वो राजादा परिवार का छोटा बेटा है। मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। वो 1 नंबर का बिगड़ा हुआ और लड़कीबाज है। मुझे धरा पर पूरा विश्वास है, लेकिन उस लड़के पर नहीं। मुझे तो बस धरा की चिंता है। इसी कारण मैं इसको समझाने यहाँ आया हूँ। धरा बहुत ही अच्छी लड़की है। अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, पर मैं नहीं चाहता कि वो किसी गलत लड़के के चक्कर पे पड़े। उसकी बातें सुनकर वहाँ खड़े धरा के चाचा धीरज कहते हैं, देखो जरा राम को, तुमने इसको शादी के लिए मना भी कर दिया, फिर भी वह तुम्हारी कितना चिंता करता है। लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। कभी जो कि बहुत देर से वहाँ खड़े उनकी बातें सुन रहा था, गुस्से से कहता है, आप सब दीदी पर इल्जाम लगाना बंद करो। मेरी बहन ने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर वो किसी लड़के के साथ होती है या उससे बात करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ गलत ही कर रही हैं। उसके बाद कभी अपने चाचा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अगर किसी से बात करना इतना ही गलत है तो चाचा जी, आप भी सुबह पड़ोस वाली आंटी से मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहे थे, क्या फिर वो भी गलत है? कभी की बात सुनकर रैना धीरज को घूरने लगती है। धीरज का मुंह रोने वाला हो जाता है और वो कभी को खा जाने वाली नज़रों से देखता है। धीरज कभी को गुस्से से कहता है, तुम अपनी जुबान अपनी उम्र से ज़्यादा चला रहे हो। राम बात को दोबारा धरा की तरफ मोड़ते हुए कहता है, देखो धरा, यहाँ कोई तुम्हें गलत नहीं समझ रहा है। मैं बस तुम्हें समझाने आया था कि इन अमीर लड़कों की बातों में तुम नहीं आना। और ये रहीज़ादे हर रोज लड़कियां कपड़ों के जैसे बदलते हैं। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है।
और कुछ नहीं, बस तुम उनसे थोड़ा दूरी बना के रखो। राम में मन ही मन सोचता है, एक बार तुम मेरी हो जाओ, फिर तुम देखना मैं तुम्हारी ये 2 कौड़ी की जॉब को कैसे छुड़वाता हूँ। धारा राम से ठंडे लहजे में कहती है, मिस्टर राम, मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे अच्छे से पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हो, दरवाज़ा वहाँ है। धरा दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहती है। धरा की बात सुनकर धीरज गुस्से से धरा से कहता है, तुम्हें ये मैनर्स नहीं है क्या कि घर आए मेहमान से कैसे बातें की जाती हैं। रैना धीरज का साथ देते हुए कहती है, धारा तुम्हें क्या लगता है वो अमीर ज़्यादा तुमसे शादी करेगा? वो बस तुम्हारे साथ खेलेगा और तुम्हें छोड़ देगा। तुम अभी भी राम से शादी करने के बारे में सोच सकती हो, वो तुमसे अभी भी शादी करने को तैयार है। राम कहता है, अंकल, अगर धरा मुझसे शादी नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं है, इसमें इसकी गलती नहीं है जो ये मेरा प्यार नहीं समझ पाई। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। राम फिर वहाँ से चला जाता है। जाते हुए उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। रैना और धीरज को धरा की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वो इस बात से जलन महसूस कर रहे थे कि आखिर रायजादा परिवार का बेटा कैसे धरा जैसी लड़की के साथ हो सकता है। धारा को उन दोनों से कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी माँ की तरफ मुड़ती है और कहती है, माँ, वो मेरे बॉस हैं, इसके अलावा हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। इससे पहले कि नीता कुछ बोल पाती, दरवाजे से हाई हील्स के आने की आवाज़ आती है। एक लड़की जो छोटे कपड़ों में अंदर आती है, पूरी तरह से शराब में धुत, वो कोई और नहीं बल्कि नेहा थी। नेहा को वैसे देखकर धीरज और रैना के चेहरे पर काले भाव आ जाते हैं। कभी बड़े ही प्यार से कहता है, नेहा दी, आपको देखकर लगता है कि आप आज बड़े मज़े करके आई हो। उसकी बात सुनकर नीता उसको गुस्से से घूरने लगती हैं और उसको चुप रहने का इशारा करती हैं। नेहा कभी की बात सुनकर कहती है, ओ छोटू, मुंह बंद कर रखना अपना और पानी का एक गिलास लेकर आ मेरे लिए। इतना कहते ही वो गिरने लगती है। तभी धरा उसको अपनी बाहों में लेती है। वह उसको संभालते हुए लेकर रैना के पास जाती है और नेहा को उन्हें पकड़ाते हुए कहती है, जिनके घर खुद ग्लास के बने हो ना, वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। धरा की बातें सुनकर रैना बस इतना ही कहती हैं, तुम। रैना को अब नेहा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अभिनव अपने घर के गार्डन में इधर से उधर घूम रहा था। उसको अब घूमते हुए चक्कर आने लगे थे। वो गेट की तरफ देखते हुए धीमे से कहता है, भाई अभी तक आए क्यों नहीं? ये बेताबी से अच्छे से धरा के बारे में बात करने का इंतजार कर रहा था। जब उसके सब्र का बांध टूट जाता है, वच को फ़ोन करता है और एक रिंग के बाद फ़ोन में एक घमंड भरी आवाज़ आती है, हेलो। अभिनव जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे भाई, कहाँ हो आप? मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। फ़ोन की दूसरी तरफ से अच की आलस भरी आवाज़ आती है, क्यों? तुम क्यों मेरा इंतज़ार कर रहे हो? अभिनव उसकी बात का कोई जवाब न देकर अपना ही एक सवाल करते हुए कहता है, आप घर क्यों नहीं आ रहे हो? आज अभिनव से कहता है, मैं अपने विला में हूँ, आज नहीं आऊँगा, मैंने माँ को बता दिया था। अभिनव अपना बच्चों वाला मुंह बनाता है और कहता है, आपने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया कि आप घर नहीं आ रहे हो। आज वाइन के गिलास से एक घूंट भरते हुए बड़े आराम से कहता है, तुम मेरी बीवी हो क्या जो मैं तुम्हें हर बात की खबर दूंगा? ये सुनकर अभिनव लगभग खून की उल्टी ही करने वाला था। अभिनव अच को पहले तो बहुत खरी खोटी सुनाता है। जब उसके दिल को शांति मिल जाती है, फिर जाकर वो फ़ोन कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अपने विला के एक रूम में अकेला बैठा था।
उसके आसपास महंगे महंगे ब्रांड के शराब रखी हुई थी। उसका चेहरा अब भी भावहीन था। उसके दिमाग में धरा की गुस्से वाली इमेज आ रही थी। आज बचपन से ही बहुत घमंडी था। वो कभी ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके दिल में धरा के लिए फीलिंग्स हैं। वो ये सोचकर परेशान था कि आज तक सुंदर से सुंदर लड़कियां भी उसको रिझा नहीं पाई और उसने किसी भी लड़की के बारे में कभी नहीं सोचा। वो हमेशा ही अपने काम में इतना बिजी रहता था कि उसको इन सब के बारे में समय ही नहीं मिला।